नमस्कार दोस्तों। आज हम कार्यपालिका के कुछ प्रश्नों की डिस्कस करेंगे जिनकी संख्या 10 है। 2015 से 2024 तक जो भी PYQ है उनको डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे 2015 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें देखना है कौन सा सही है। सही वाला बोल रहा है, भारत संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती, राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। देखो, एक क्वेश्चन गलत होने से 2 ऑप्शन तो कैंसिल। हमारे पास बचते हैं या तो B या D। ठीक। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता, इसका होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गई, तो डी आंसर निकल के आ गया। देखो, अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं, न कि प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। 2016 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहे कौन सा सही है। किसी राज्य में किसी सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो, मुख्य सचिव को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात तो जो सचिव चुना जाता है वो CM मुख्यमंत्री की सलाह पर सहमति से चुना जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। इसमें नियत कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का या 4 वर्ष का, फिक्स नहीं है। 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। मुख्य सचिव पदेन आसीन चयन मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति के बारे में केंद्र सरकार के परामर्श करता है। केंद्र सरकार के से परामर्श करता है। यह परामर्श अनिवार्य नहीं है। परामर्श अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। मुख्य सचिव के पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की गई थी कि मुख्य सचिव का न्यूनतम कार्यकाल, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम कार्यकाल 3 और 4 वर्ष का होता है। ठीक है जी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या के आधार पर विधायकों का वोट की वैल्यू या मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे उसकी जनसंख्या, किसी भी राज्य की जनसंख्या, उसके नीचे उसके टोटल विधायकों की संख्या और गुणनफल में 1000, तब इसका एक विधायक के मूल्य का वोट निकल जाएगा। तो हर राज्य की समान जनसंख्या नहीं है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग वोट वैल्यू होती है विधायकों की। तो ये तो आंसर सही हो गया। एक तो ऑप्शन 2 गलत, B गलत हो गया, D गलत हो गया, या तो C होगा या A होगा। लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। पहले बात, सदन में सभी सांसदों के वोट का मूल्य पूरे देश के अंदर विधायकों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। तो दोनों सदनों के विधायकों की वोट की संख्या समान होती है, वोटों का मूल्य समान होता है। तो अधिक कुछ नहीं होता, समान होता है।
तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा और ए आंसर हो गया। देखो ये आ गया। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, इसके अंदर ध्यान रखने की बात है, निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने उनके राज्य की जनसंख्या विधानसभा के सदस्यों के कुल मूल्य से और 1000 के गुणज से के बराबर होगी। ठीक है। संसद में किसी भी सदन प्रत्येक निर्वाचित सदस्य उतनी ही वोट होंगे जितनी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के लिए वोटों की कुल संख्या संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित कुल संख्या की विभाजित करने से प्राप्त होती है। ठीक, ये ऑप्शन विकल्प सही हो गया। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के दोनों राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, सदन के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचित मंडल में शामिल किए जाने चाहिए। देखो, नाम निर्देशित नॉमिनेट सदस्य तो कभी काम नहीं आते, काम तो आते हैं, पर निर्वाचित मंडल में बिल्कुल इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। एक ऑप्शन तो गलत हो गया, तो केवल 4 का ऑप्शन तो खत्म हो गया। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होगी, विधानसभा सीटें जितने अधिक होंगी, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होगा। देखो, सीटों पर निर्धारित नहीं है इनका मान जनसंख्या के ऊपर निर्धारित किया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। केवल 3 का ऑप्शन भी खत्म। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के एमएलए के वोट का मान से अधिक है। केरल में जनसंख्या अधिक है, जिसकी जनसंख्या और विधायकों की जनसंख्या अधिक होगी, उस आधार पर इनको विभाजित किया गया। पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की संख्या के अनुपात अधिक है। सीटों का अनुपात, ये आंसर सही है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक आंसर है इसका। किसी राज्य, विचार करना है, देखना है कौन सा सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल कम नहीं किए जाएंगे। कोई भी आपातकाल के दौरान भी कम नहीं किए जा सकते। तो इसमें तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कोई कंडीशन दे नहीं रखी है। वैसे जैसे कोविड आया था तो इनकी जो परिलब्धियां और भत्ते के अंदर इनमें कटौती कर दी गई थी। इसमें कोई परिस्थिति कोई उत्पन्न दिखाई नहीं गई है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, क्योंकि इसके विशेष अधिकार है और इसमें ये भी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, तो सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन 6 का आंसर हो जाएगा। विशेष अधिकार का हकदार है, निर्धारित है कि उसके दौरान परिलब्धि और भत्ते कम नहीं होंगे। राज्यपाल में कई विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। इसकी दंडिक कार्रवाई उन्मुक्त पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कर्तव्यों के संबंध में भी प्राप्त है। आर्टिकल 361 के आधार पर इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही
का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण? नौकरशाही का मतलब होता है जो सरकार के अधीन काम कर रहा हो, गवर्नमेंट अधिकारी, उसे हम नौकरशाही कहेंगे। पहला, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार करने वाला अभिकरण। देखो, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार करने वाला अभिकरण। तो जो संसदीय लोकतंत्र का विस्तार किया जाएगा वो सीटों के आधार पर किया जाएगा, है ना, सदन का। तो सीटों के आधार पर किया जाएगा, तो इसके अंदर नौकरशाही जरूरी थोड़ी है। इसमें 15% सिर्फ कैबिनेट जो सरकारी मंत्री हैं वो चुने जाते हैं। तो जो विस्तार होगा उनमें कोई नौकरशाही में उपयुक्त चरित्र चित्रण नहीं दिखाया गया है, ज़रूरी है नहीं, तो गलत हो गया। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभियान। अब संघीय ढांचे को तो विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और संसद के राज्यसभा, लोकसभा, मतलब दोनों सदन विधायिका द्वारा इसका सुदृढ़ ढांचा अभिकरण किया जाता है। तो इसमें नौकरशाही वाला कोई काम ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। राजनीति स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि में सुलभ बनाने का देखो, राजनीति स्थायित्व तो कोई भी कर सकता है, व्यक्ति भी स्थायित्व की बात या चर्चा कर सकता है सदन के अंदर राजनीति स्थायित्व की। तो आर्थिक वृद्धि हम मान सकते हैं, बल्कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। लोकनीति को कार्यान्वित करने के लिए, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? एन गोपाल स्वामी अयंगार समिति के सुझाव दिया था कि किसी मंत्री, किसी सचिव के प्रशासनिक सुधार करने और बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित नहीं किया जा सकता। देखो, सुधार करने के लिए इसको नामित किया जा सकता है, बल्कि बढ़ावा देने के लिए नहीं, ज़रूरी नहीं है ये पूर्णतः नामित किया जाता है, ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन गलत हो गया, आधा सही आधा गलत हो गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया है। ये ऑप्शन सही है, तो केवल 20 का आंसर हो गया। देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के मंत्री सचिव केवल प्रशासनिक सुधार करने और इसे बढ़ावा देने हेतु नामित किया जा सकता है, पूर्णतः नामित नहीं किया जा सकता। तो ये गलत हो गया। 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया था। इसमें कैबिनेट सचिवालय में प्रभार के अधीन रखा गया। 1985 में विभाग में प्रधानमंत्री समग्र प्रभार के अधीन दिया गया, जिसके संचालन में राज्य मंत्री द्वारा सहायता की गई थी। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ये ऑप्शन सही हो गया। संघीय कार्यपालिका। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रधान वाले राज्य मंत्री, उपमंत्री में वर्गीकृत किया गया। देखो, पहली बात, संविधान मंत्रियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, या 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी कैबिनेट मंत्री, दूसरी राज्य मंत्री और उपमंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए गलत हो गया। संघ सरकार के मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% निहित की गई है, तो केवल 2 इसका आंसर हो गया। में संविधान संशोधन 2003 में भारत में संविधान के अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद कब 2003 के अंदर, ध्यान रखना है, लोकसभा सांसदों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों की संख्या, ये राज्य विधानमंडल के अंदर भी ये संख्या निर्धारित की गई है, 15% से अधिक नहीं होगी। भारत का न्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है। दोनों
जिन्हें भारत की संसद के बैठकों में भाग लेने का अधिकार। देखो, भारत का महान्यायवादी जो सरकार के परामर्श के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जो सरकार की सिफारिश करता है उच्चतम न्यायालय के अंदर, जो एक सांसद की जो विशेष अधिकार या भत्ते होते हैं उनको पूर्णतः से महान्यायवादी को प्राप्त है वोट देने के अलावा। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल, ये अनुच्छेद 76 के अंदर है। सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी। देखो, सॉलिसिटर जनरल जो महान्यायवादी के कार्य उनको पूर्ण करने की सहायता प्रदान करता है, उसके कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। और ये संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति सॉलिसिटर जनरल को नहीं है। एकमात्र अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है, महान्यायवादी। तो ऑप्शन गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे दे। देखो, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ऑप्शन ये हो सकता है और ये होता ही है। दूसरी बात यह है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। सरकार भंग होने के आधार पर इसको परंपरा के अनुसार जब सरकार विघटित हो जाती है या कार्यकाल पूरा हो जाता है तब भी ये अपना त्यागपत्र दे देता है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। डी आंसर। ये बोल रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्यों को अभी अविधिमान्य हो जाते हैं। देखो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब कोई भी राष्ट्रपति, पिछला जो राष्ट्रपति वर्तमान में है और जो भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति बनने वाला है, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति के जो भी विधि जो भी कार्य हैं उनको अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। उसी को आधार बनाकर आगे के कार्य निर्धारित किए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है कि आगे बढ़ाया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई तो उसके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। देखो, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। यदि कोई विधानसभा का निर्वाचन नहीं हुआ हो या विघटित हो गई हो या निर्वाचन होना बाकी है तो उसको हटा के बाकी सारी विधानसभाओं को इसका निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। तो मुलतवी मतलब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित किए गए समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना होगा। देखो, राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो के आधार पर कोई भी मतलब अनिश्चित काल तक उसे अपने पास रख सकता है यदि और केवल यदि वह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो। यदि संशोधन विधेयक है और वो पूर्ण बहुमत से पारित होकर दोनों सदनों में से या ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के अनुसार जैसे विधानमंडलों से भी ये पारित हो जाए और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो 39वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया है इस प्रस्ताव को अनुमति या सहमति देने के लिए। और इसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई विशेष बात दे नहीं रखी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत, कोई इसमें से कोई नहीं। डी आंसर। ये क्वेश्चन हो ही गया अपना। देखो, संविधान की 84वें संविधान संशोधन 2001 संसद के दोनों निर्वाचित नामनिर्देशित सदस्य, ये तो हो ही नहीं सकता। निर्वाचन अधिक सीटें जितनी अधिक होगी एमएलए, ये भी नहीं हो सकता। बात इन दोनों में कौन से सही है और कौन से गलत है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक एमएलए का वोट केरल में प्रत्येक एमएलए के वोट से अधिक है।
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केरल के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं उनकी सीटों का विवरण मतलब 151 या 150 प्लस है, और इनमें 110 या 111 के आसपास है, मतलब 100 प्लस है। तो इन दोनों के अंतर है, तो मान अधिक इनका होगा ना कि इनका। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 4 आंसर सही है। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। संविधान 84 व संविधान 2001 में प्रावधान है कि जब तक वर्ष 2026 के बाद होने वाली जनगणना प्रासंगिक जनसंख्या आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु वोटों के मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए राज्यों की जनसंख्या के स्थान पर 1971, ये ध्यान रखने की बात है, 1971 की जनगणना में उपयुक्त फॉर्मूले के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों का मत का मूल्य निम्न होगा। देखो 131 है, 100 प्लस बोला था, इसमें 152 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 और इसमें 16। धन्यवाद सभी को।